यस मैम। यस मैम। देखो आज स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। एडीबीएमएस है ही चैप्टर, सिलेबस का नेम आपका एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले तो डाटाबेस का आपको पता ही है कि डाटाबेस होता क्या है। कलेक्शन ऑफ डाटा होता है जो एक सिस्टमेटिक वे से ऑर्गेनाइज होता है सिस्टम के अंदर, जिसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं और जिसको हम मैनेज करना भी इजी रहे। जो डाटा आपका स्टोर है उसको हम डाटाबेस बोल देते हैं। फिर डीबीएमएस था जो आपने पहले अर्लियर जो पढ़ा था, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो क्या होता है, वो एक तरह से सॉफ्टवेयर है जो आपके डाटाबेस को मैनेज करता है या उसको डाटाबेस को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है और उसको हम मैनेज करवा रहे हैं। यानी वो आपको फीचर्स प्रोवाइड करता है जिससे आप डाटाबेस को डेवलप करके उसके और उसको मैनेज कर सकते हो, उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। उसमें नॉर्मलाइजेशन है, जो भी आपको सिक्योरिटी उसके लिए रिलेशन डाटाबेस के अंदर सिक्योरिटी रखते हो, कंसिस्टेंसी के लिए जो यूज करते हैं, वो सारे फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है। अब जो पहले जो हमारा डाटा था वो नॉर्मली क्या होता था, आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा होता था। यानी कि वो उसकी एक स्ट्रक्चर होती थी, यानी आप टेबुलर फॉर्म में जो डाटा को स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करवा रहे हो एक स्ट्रक्चर डाटा को। अब उस डाटा में आप नॉर्मली टेक्स्ट या फिर उसकी डाटा टाइप जो डाटा स्टोर करते हो वो आप डिफाइन कर देते हो कि हाँ हमारे इस टाइप का डाटा स्टोर हो रहा है। और जो अर्लियर जो डीबीएमएस थे उसमें जो डाटा स्टोर होता था वो नॉर्मली टेक्स्ट, डेट या इस टाइप से डाटा स्टोर करवाते थे। फिर जो अब रियल टाइम एंटिटी या रियल टाइम वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जैसे नीड इंक्रीज हुई और सेम वैसे जो आपका डाटा जो है वो भी एनहांस हुआ। और जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है तो आपका जो डाटा जनरेशन है वो भी ज्यादा होता है। ठीक है। तो अब जो डीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर होता है आपका, वो तो है कि पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन के लिए या पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिनको जैसी नीड है वैसा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो। ये मैं उस लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जो डीबीएमएस जो नॉर्मली जो था वो आपका नॉर्मली डाटा या टेक्स्ट या स्ट्रक्चर डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होता था। अब जैसे नीड इंक्रीज हुई तो उससे एडवांस एक डाटा सॉफ्टवेयर की और नीड हुई जिसके अंदर जो हमारा डीबीएमएस जो डाटाबेस था वो ऑर्गेनाइज तो होता था डीबीएमएस में भी और स्टोर भी उसको उसी वे से करते थे। अब उससे हमें कोई डाटा को रिट्रीव करना है तो हम क्वेरी रन करवाते थे या ज्वाइन जो भी होते थे उसे हम प्रोसेस करवा के इंफॉर्मेशन ले लेते थे। पर डाटा एनालिसिस डीबीएमएस में नहीं था कि वो जो आपका के आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो कुछ एक फीचर्स और ऐड हुए उससे, जो जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो ऐड होते हैं आपके डीबीएमएस में, तो उसको हम फिर एडवांस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। एडवांस फीचर्स कौन से कि आपको जो या तो आप वीडियो स्टोर करवा रहे हो, स्ट्रीम डाटा स्टोर करवा रहे हो, स्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी कोई आपकी रिकॉर्डिंग है, ऑडियो है, वीडियो है, कुछ भी है जो इस टाइप का डाटा आप डाटाबेस में स्टोर करवा रहे हो, फिर उन पे प्रोसेसिंग भी करवा रहे हो। ठीक है। तो ये सब इन सब को मैनेज करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की यूज होती थी उसको हम एडवांस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते थे। क्योंकि जो अर्लियर जो डीबीएमएस था वो आपकी ऑनलाइन या रिकॉर्डिंग या ऑडियो वीडियो जो थे, स्ट्रीम डाटा जो था, उन पे प्रोसेसिंग उस पे हो नहीं पाती थी उस डीबीएमएस से। तो कुछ फीचर्स और एड ऑन हुए तो उसको हम एडवांस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। और ये जनरली जो यूज हुआ था, पहले जो डाटा जो स्टोर होता था डीबीएमएस में उसमें क्या था, उसमें आपका डाटा एक टाइप का होता था, होमोजीनियस डाटा बोलते थे उसे हम। कि जो आप डाटाबेस में डाटा स्टोर करवा रहे हो, आपने जब डाटाबेस क्रिएट किया तो आपने उसकी डाटा टाइप डिफाइन कर दी और उसी से उन्हीं टाइप से रिलेटेड ही आप डाटा स्टोर करवा रहे हो। अगर हम कोई यूनिवर्सिटी का डाटाबेस लें तो अब उन्होंने जो डाटाबेस क्रिएट किया होगा तो उसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होगी, टीचर्स की होगी, स्टाफ और जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं उससे रिलेटेड डाटा होगा। ठीक है। उसमें इसके अंदर पर कुछ डाटाबेस ऐसे होते हैं जिसमें हम हिट्रोजीनियस डाटा, जिसमें जो आपका जो डाटा स्टोर करवा रहे हैं वो एक टाइप का ना होके डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स का हो सकता है। तो उन डाटाबेसेस के लिए आपको जो डाटाबेस सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वो हमारा एडवांस डाटाबेस सॉफ्टवेयर डीबीएमएस है जो आपको वो फीचर्स प्रोवाइड करता है हिट्रोजीनियस डाटा टाइप्स को स्टोर करवाने के लिए। या फिर कुछ डाटा जो आपके डाटाबेसेस होते हैं जैसे स्पेशल डाटाबेस हो गया, मल्टीमीडिया डाटाबेस हो गया, टेम्परल डाटा हो गए, ये सारे जो ये है टेम्परल डाटा, स्पेशल डाटा, मल्टीमीडिया डाटा, ये हमारे डाटाबेसेस हैं। टेम्परल डाटा में क्या स्टोर होता है, वो डाटाबेस स्टोर करते हैं हम टेम्परल डाटा में जिसमें हमें टाइम बाउंड जो रहता है, जिसमें हमारा रियल टाइम एंटिटीज से रिलेटेड जो डाटा होता है, जिसमें हम टाइम क्रिटिकल होता है हमारे लिए कि हाँ हमें टाइम
जरूरी सेव करना ही करना है। कि मान लो कोई किसी कंपनी का डाटाबेस ले रहे हैं हम, तो उसमें कोई एम्प्लॉय ने कब ज्वाइन किया था, वो कितने से कितने टाइम तक उस कंपनी में रहा, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर किसी को इंक्रीमेंट दे रहे हैं या उसकी कोई छोड़ के जा रहा है, कुछ उसका जो कर रहा है, तो उसमें हमें इम्पोर्टेंट थिंग हो जाती है उसमें। तो जिस डाटाबेस में आपका टाइम मैनेज वो जो होता है कि टाइम को सेव करना, टाइम को रिप्रेजेंट करवाना होता है, तो वो हमारा टेम्परल डाटा होता है। कुछ डाटाबेस होते हैं स्पेशल डाटाबेस, मींस कि आपको जैसे ग्राफिक ये कंप्यूटर एडिट डिजाइन होते हैं ग्राफिक्स वाले, उनको स्टोर करवाना है। कैड के जो होते हैं डिजाइनिंग्स, वो स्टोर करवाना, या फिर ग्राफिकल इमेजेस, आपका जो ग्राफिक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जो आपके मैप्स, आपके ये सैटेलाइट से जो व्यूज आते हैं कि आपके रोड मैप क्या है, एरिया का क्या सेव है, वो अपना मैप क्या है एरिया का। आपके फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो कौन सी रोड कहाँ है, कौन सा सेक्टर कैसे डिवाइड है, उसको हम ग्राफिकली अगर देखें मैप को, वो हमारे जीआईएस सिस्टम होता है, ग्राफिकल इंटरफेस सिस्टम, जियोग्राफिक इंटरफेस सिस्टम। उसमें डाटा जो जनरेट होता है वो किस टाइप का होता है, वो मैप्स की फॉर्म में डाटा जनरेट हो रहा है उसमें। अगर हम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, तो उसमें क्या डाटा स्टोर, उसमें जो डाटा जनरेट हो रहा है वो आपकी मैप्स की फॉर्म में डाटा जनरेट हो रहा है, टेक्स्ट या इमेज उसकी फॉर्म में नहीं है। आपको मैप या इमेजेस आ रही हैं, मैप कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं कि हाँ ये आपका एरिया लोकेशन आपकी यहाँ है, रिवर जो जा रही है वो कहाँ से किस कोऑर्डिनेट से किस कोऑर्डिनेट पे जा रही है। तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है, डाटाबेस जो क्रिएट हो रहा है इस टाइप की इन्फॉर्मेशन के लिए, वो हमारा स्पेशल डाटा होता है, स्पेशल डाटाबेसिस। तो उसमें जो डाटा हम स्टोर करवा रहे हैं वो इमेजेस, उसमें मैप्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। अगर हम सेम मल्टीमीडिया डाटाबेस की एग्जांपल लें, तो मल्टीमीडिया वाले में डाटाबेस में क्या कंटेंट होंगे, आपका मल्टीमीडिया का होगा, यानी आपके ऑडियोज हो सकते हैं, वीडियोज हो सकते हैं, जेपैग या एमपैग आपकी इस टाइप की इमेजेस हो सकती हैं। उसमें टेक्सटुअल डाटा नहीं होगा, उसमें हमारी इमेजेस या वीडियोस होंगे। तो इन सब डाटाबेसेस को अरेंज करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें एडवांस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज होता है, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशंस की बात करो, आपके ये सिलेबस में तो ये दिया हुआ है एडवांस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, एप्लीकेशंस दी हुई हैं, पूछा हुआ है सिलेबस के अंदर। तो उसकी एप्लीकेशंस कहाँ आती है, यानी कि जो आपके डिफरेंट डाटा टाइप डाटाबेसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे स्पेशल डाटाबेस हो गया, टेम्परल, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, एक्टिव डाटाबेसेस हो गए, या मल्टीमीडिया डाटाबेसेस हो गए, मोबाइल कंप्यूटिंग हो गया जो डाटाबेस जनरेट कर रहा है। तो इन सब डाटाबेसेस को मैनेज करने के लिए हमें एडवांस डाटाबेस सिस्टम की यूज होता है। तो इनकी एप्लीकेशन मेनली इसी में आती है, स्पेशल डाटा, टेम्परल डाटा, या जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया उसमें। तो ये टॉपिक है ना, बुक में तो दिया नहीं हुआ एप्लीकेशन मेनली कि आपका, बुक में मेंशन नहीं की हुई है कि एप्लीकेशंस कहाँ है, आपको ये देखनी नेट पे ही पड़ेगी। तो ये मैं बता रही हूँ आपको, हम टेम्परल, स्पेशल डाटा, मल्टीमीडिया डाटा ये आगे एडवांस में पढ़ेंगे आगे टॉपिक्स में डिटेल में कि ये होता क्या है। तो जब आप ये डाटाबेस पढ़ लोगे तो आपको इजी हो जाएगा एप्लीकेशन में उनको पॉइंट आउट करना कि हाँ इसमें इस टाइप का डाटा जनरेट हो रहा है, स्पेशल डाटा में किस टाइप का डाटा कैसे जनरेट होता है, टेम्परल डाटा में भी डाटा कैसे जनरेट हो रहा है और कैसे सेव हो रहा है। तो उसके बाद एप्लीकेशन आपको फिर खुद से या तो नेट पे देख के सर्च करना, क्योंकि लिख सकोगे फिर आप लोग उसको। अब जो एडवांस जो डाटाबेसेस हम पढ़ेंगे, तो उन सभी एडवांस डाटाबेसेस में आपकी ये एप्लीकेशन होती है एडवांस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, यानी उन सभी डाटाबेसेस को मैनेज करने के लिए हमें एडवांस डाटाबेस सिस्टम चाहिए ही चाहिए। नॉर्मली जो अर्लियर जो यूज होता था डीबीएमएस, उससे हम काम नहीं कर सकते। आपने जब डीबीएमएस स्टार्ट किया था, डीबीएमएस पढ़ा होगा फर्स्ट टाइम, तो उसमें आपका फर्स्ट पॉइंट कंपैरिजन ही था कि अर्लियर जो आपका फाइल सिस्टम था उसमें और डीबीएमएस में क्या डिफरेंसेस है। सबने पढ़े होंगे, पढ़ रखा है ना, फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में डिफरेंसेस जो आता है फाइल सिस्टम में। यस मैम। हाँ, तो फाइल सिस्टम का आप डिफरेंस मैन वो शो करते हो कि हाँ उसमें हमें सब कुछ मैनुअली या कोडिंग के थ्रू सब कुछ करवाना पड़ता है, डुप्लीकेसी डाटा को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, वो सारे फीचर्स आ जाते हैं डीबीएमएस के अंदर। अब डीबीएमएस से एडवांस डाटाबेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका यही सेम इसी टाइप से, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, सेम आप जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, यानी कि आपका डाटा जो जनरेट होने लगा, ये नेविगेटर वगैरह पहले तो होते ही नहीं थे, अब हमारे फोन में ही इंस्टॉल होते हैं। आपने गूगल मैप खोलते हो तो आपको पूरा अपने एरिया का मैप शो हो जाता है, सैटेलाइट के थ्रू इमेजेस आ रही है। पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इस टाइप का डाटा जनरेट होता ही नहीं था, तो हमारा नॉर्मली डीबीएमएस से काम चल जाता था।
जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, जो डाटा जनरेट होने लगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डाटा जनरेट होने लगा, तो उसको मैनेज करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा जो सॉफ्टवेयर था उसका यूज करना पड़ा, वो थी एडवांस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जैसे नीड होती है उसी के अकॉर्डिंग आपकी टेक्नोलॉजी जनरेट हो जाती है, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई उसके अकॉर्डिंग फिर सॉफ्टवेयर भी बनने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे डाटा जनरेट हो रहा है उस डाटा को हैंडल करने के लिए फिर आपका एडीबीएमएस यूज होता है, कंसेप्ट आ गया। तो इसमें जो आपके डिफरेंट चीजें आती है, ये है चार पांच थिंग्स हैं। अगर ये किसी डाटाबेस में है ये चार पांच थिंग्स जो, तो इट मीन्स वो आपका एडवांस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, अब आपका मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर डाटा होता है एक, वो अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डाटा दोनों को ही मैनेज करता है एडवांस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर मींस कि स्ट्रक्चर तो आपका ये कि आपने एक टेबल की फॉर्म में प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया हुआ है डाटा, कि हाँ हमने एक टेबल बना रखी है, मान लो किसी स्टूडेंट की बना रखी है, तो रोज कॉलम की फॉर्म में हमने उसको एक ऑर्गेनाइज वे में हम स्टोर करवा रहे हैं डाटा, तो वो उसको हम स्ट्रक्चर डाटा टाइप स्ट्रक्चर डाटा बोल देते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में हमें नहीं पता कि कौन सा डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, बस स्टोर होता जा रहा है। जैसे हमारी वीडियोस है ये इनको हम किसी टेबल या फॉर्मेट में पर्टिकुलर उसमें किसी फॉर्मेट में स्टोर नहीं करवा सकते। तो जो हमारी वीडियोस या ग्राफिकल जो डाटा आ रहा है, स्पेशल डाटा जो आपकी मैप इमेजेस का जो डाटा आ रहा है, उनको हम इसलिए हम अनस्ट्रक्चर्ड बोलते हैं क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे करना है। तो वो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, जिसकी स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होती, वो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड है। यानी जो हम मल्टीमीडिया के डाटा जो वीडियो क्लिप्स वगैरह है या वीडियोस हैं उनको हम स्टोर करवा रहे हैं, बस वो मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं, पर किसी टेबुलर फॉर्म में या किसी स्ट्रक्चर में हम उनको सेव नहीं करवा रहे। तो वो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, और एडवांस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एडीबीएमएस उसको भी मैनेज करता है। इसके अलावा आपका ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल होता है, जो मैंने आपको बताया भी था कि डीबीएमएस में डाटा हमारा प्रोसेस तो होता है, हम क्वेरी रन करवा के किसी भी दो तीन टेबल से रिलेशन शो करके हम पर्टिकुलर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन शो करवा सकते हैं डीबीएमएस में। पर ओलैप जो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग है, ये एडवांस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होती है। ये होती क्या है कि वो आपका अपने आप से डाटा को प्रोसेसिंग करके आपको इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, कोई डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल कर रहा है। अब जैसे हम कुछ सर्च करते हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो आप, तो आपने कुछ एक चीज परचेज की है, मान लो मोबाइल ही परचेज कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड मोबाइल की एसेसरीज भी वो नीचे शो करने लग जाता है ऑटोमेटिकली। अब वहां पे कोई यूजर बैठा नहीं है कि वो देख रहा है कि हाँ कौन सा यूजर क्या सर्च कर रहा है, तो इसको क्या डाटा और शो करना चाहिए। वो जो आपके नीचे सर्च आ जाती है कि आप ईयरफोन भी ले सकते हो, मोबाइल कवर लेना चाह रहे हो, या कुछ और आप कुछ भी हैंड फ्री लेना चाह रहे हो किस टाइप की, तो इस टाइप्स की एड्स नीचे आने लग जाती है, वो शो करने लग जाता है रिजल्ट में। तो वो क्या होता है, वो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग है जो ऑटोमेटिकली डाटाबेस से उठ के आपको शो कर रही है। तो वहां पे कोई यूजर तो है नहीं कि अमेजोन पे आपने कुछ साइट पे सर्च कर रहे हो तो उससे रिलेटेड नीचे इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो ये नहीं है कि वो यूजर आपको कोई यूजर वहां से डाटाबेस से उठा के आपको सेंड कर रहा है कि हाँ आप ये भी व्यू करो। तो वो होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। वो टूल ही है जो एक तरह से अपने आप से डाटा फ्यूचर की हिस्ट्री से, या उस पर्सन ने पहले कुछ और सर्च किया था तो उसकी पुरानी सर्च हिस्ट्री से अपने आप डाटा उठा के आपको शो कर रहा है। तो ये फीचर्स एडीबीएमएस में है। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज जो है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम होता है, उसमें आप अलग अलग साइट्स पे डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है कंसिस्टेंसी के लिए, उसमें भी हमारे ये एडीबीएमएस यूज होता है। अब इसमें एक सेंट्रल कंट्रोल नहीं होता, पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा जो हम डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम करेंगे डिटेल में है वो तो आपके, तो उसमें है कि आपका एक सेंट्रल कंट्रोल नहीं होता, आपका डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे डाटा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब वो उसके आर्किटेक्चर पे या डिस्ट्रीब्यूटेड उस पर डिपेंड कर रहा है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटेड में आप समझ तो रहे हो ना कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं, उस पे डाटा हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। कुछ तो होता है कि आपकी मान लो 5 साइट्स हैं, तो उन पांचों साइट्स पे आपका पूरा का पूरा डाटा दिया हुआ है, या फिर कोई एक साइट से डाटा कोई जनरेट कर रहा है, क्वेरी डाल रहा है, तो वो डाटा अगर किसी और साइट पे है तो वहां से उठ के उसके सिस्टम पे आ जाता है, पर उस पर्सन को यही लगता है कि ये डाटा मेरे ही साइट पे स्टोर हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड को यानी उसको मैनेज करना भी इस वे से होता है। डायनेमिक रिस्पॉन्स और एम्बेडेड इन फिजिकल वर्ड मीन की जो रियल टाइम हमारा जो वर्ड है उससे रिलेटेड जो है टाइम रिलेटेड डाटा स्टोर करना, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करना, तो ये जो सारे हैं
6 जो ये फीचर्स दिए हुए हैं, अगर ये किसी डाटाबेस में है तो उसको हम एडवांस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके डीबीएमएस में नहीं थी ये चीजें सारी। अब जो ये एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन हुई है टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली, तो ये जिस डाटाबेस में होती है उसको हम एडवांस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो अब एडवांस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये तो था पीछे जो हमने किया, एक तरह से ओवरव्यू था कि होता क्या है, कैसे होता है। एप्लीकेशन आपको नेट पे सर्च करके देखना, क्योंकि बुक में तो है नहीं, मैं भी दूंगी तो आपको नेट से सर्च करके ही दूंगी, पर मैंने आपको बता दिया कि ये यूज कहाँ होता है। अब ये स्पेशल, टेम्परल, मल्टीमीडिया डाटा, इन टाइप के डाटा को स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं। और इनमें जो डाटा जनरेट होता है वो सिंपल टेक्सटुअल फॉर्म में डाटा जनरेट नहीं हो रहा, इनकी सबकी जो डाटा जो जनरेट हो रहे हैं, डाटा हम स्टोर कर रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट उसमें है, फॉर्मेट में है, डिफरेंट फॉर्मेट्स में। तो उसको मैनेज करने में आपका एडीबीएमएस ही यूज होता है। ठीक है, तो ये तो सर्च कर लोगे मेरे ख्याल में एप्लीकेशंस, तो बोलो भाई, एडीबीएमएस की कर लोगे ना? हाँ, नेट पे कर लेना। अगर कुछ डाउट होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा हो कोई पॉइंट, तो वो हम जरूर डिस्कस कर लेंगे। अब हम करते हैं आपका ये एडीबीएमएस में फर्स्ट इसके एप्लीकेशंस के बाद जो स्टार्ट होता है ईईआर मॉडल से ही स्टार्ट होता है। ये हमारा होता है एक्सटेंडेड ईआर मॉडल, इसको हम ये बोलते हैं। अब जो आप नॉर्मली डीबीएमएस में आपने पढ़ा होगा ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो किया था, अब उसमें एडवांस डाटाबेस के अकॉर्डिंगली जो फीचर्स हम ऐड ऑन करते हैं, तो उसको ही हम एंटिटी रिलेशन में एक्सटेंशन ऐड ऑन कर देते हैं एक तरह से, तो वो हमारा एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम बन जाता है। अब वो एक्सटेंशन क्या क्या है ईआर डायग्राम से एक्स्ट्रा जो है, ईआर डायग्राम तो है ही है हमारा ये, अब उससे एक्स्ट्रा जो इसमें एड ऑन होते हैं फीचर्स, वो क्या जो टेक्निक्स होती हैं, एक तो सब क्लासेस और सुपर क्लास का कंसेप्ट एड ऑन हो जाता है इसमें। स्पेशलाइजेशन, जर्नलाइजेशन, यूनियन और कैटेगरी एक ही चीज है, फिर है एग्रीगेशंस। अब हम ईआर डायग्राम में अगर ये 4 चीजें और एड ऑन कर देते हैं तो वो हमारा एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम बन जाता है। रिप्रेजेंटेशन जो है एंटिटी और रिलेशन की, वो आपकी सेम ईआर डायग्राम की तरह ही होती है, यानी आपकी जो एंटिटी आप रिप्रेजेंट करोगे ओवल शेप में, वो रेक्टेंगल की बॉक्स की में रिप्रेजेंट कर दिए, उसके एट्रीब्यूट्स को आपने ओवल शेप में रिप्रेजेंट करवा दिए। अब वो एक एंटिटी किसी दूसरे एंटिटी के साथ रिलेशन से कनेक्टेड है, तो रिलेशन को आप डायमंड बॉक्स से रिप्रेजेंट करवा रहे हो और लाइंस के थ्रू उनको कनेक्ट कर रहे हो। सेम वही ईआर डायग्राम का ही है, पर इसमें जो डिजाइनिंग का कंसेप्ट है वो थोड़ा इसमें क्लासेस, सब क्लासेस, स्पेशलाइजेशन और जर्नलाइजेशन, ये चीजें एड ऑन हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, बस यही एड ऑन होती है, हमारा वो ईआर डायग्राम क्या बन जाता है, एक्सटेंडेड ईआर मॉडल बन जाता है। अब ये इसके फीचर्स हैं आपके एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम के, कि मोर एक्यूरेट डाटाबेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट्स और प्रॉपर्टीज ज्यादा इजीली और प्रिसाइजली वे में हम इसमें शो करवा सकते हैं। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन का कंसेप्ट ऐड हो गया, इस क्लासेस और सब क्लासेस का कंसेप्ट ऐड हो गया, और इसमें हम इनहेरिटेंस भी शो करवा सकते हैं। अगर हम क्लासेस और सब क्लासेस बना रहे हैं तो ऑब्वियस की बात है कि सब क्लास की सब क्लास बन रही है, तो इतनी जो उसकी सब क्लास है वो अपनी सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को एड ऑन तो करेगा ही, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज आएगी, इनहेरिट तो करेगा ही करेगा। तो इट मींस क्लासेस और सब क्लासेस जो है, रिलेशनशिप जो है, वो आपका इनहेरिट करवा रहा है, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट एड ऑन कर देता है। तो ये सारे फीचर्स आपके एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम में आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें था आपका वो था सब क्लासेस और सुपर क्लासेस का कंसेप्ट। आपने जावा में भी क्लासेस बनाई होंगी, सी प्लस प्लस में भी की होंगी, सबने क्लासेस पढ़ी होंगी, आपने इनहेरिटेंस भी किया होगा। और जब आप, एक होती है आपकी बेस क्लास, एक होती है आपकी ड्राइव्ड क्लास। जब आप इनहेरिटेंस करते हो, पढ़ते हैं जब हम इनहेरिटेंस में, तो जो आपकी बेस क्लास होती है उसके फीचर्स को हम जब उससे एक ड्राइव्ड क्लास बना रहे हैं, मैं सी प्लस प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ आपको, एक बार सी प्लस प्लस कर रखी है ना सही ने? यस मैम। उसमें आपने इनहेरिटेंस पढ़ा होगा सी प्लस प्लस में। उसमें हमारा कंसेप्ट यही होता था कि एक आपकी बेस क्लास होती है, अब बेस क्लास से अगर हमने आगे ड्राइव्ड क्लास बनाई है उससे, तो वो बेस क्लास के सारे फीचर्स को इनहेरिट कर सकते हैं आपकी ड्राइव्ड क्लास। वही कंसेप्ट आपका यहाँ पे सब क्लास और सुपर क्लास रिलेशनशिप में है। ठीक है, अब बस इसको रिप्रेजेंट करना कैसे होता है, अगर आपकी कोई वो है सुपर क्लास, बेस क्लास है, उससे आगे अगर हम ड्राइव्ड क्लास बना रहे हैं,
बेस क्लास को हम बोलते हैं सुपर क्लास। अब जो उससे ड्राइव्ड क्लास बन रही है वो होती है हमारी सब क्लासेस। अब उन दोनों को जो कनेक्शन रहता है बीच में, अब एक सुपर क्लास की ड्राइव्ड क्लास एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, अगर मैंने एक सब सुपर क्लास बनाई है उससे मैंने ड्राइव क्लास ए 3 बना दी है, तो वो तीनों उस सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है। तो उसमें जो कनेक्शन होता है उसको हम ये सिंबल जो इसमें यहाँ दिया हुआ ना डी, सर्कल और डी, ये सिंबल यूज करते हैं। आगे एक डायग्राम दिखाऊंगी आपको, उसमें क्लियर हो जाएगा। सुपर क्लास तो ये है कि आपकी जो मेन एंटिटी टाइप है, जो मेन एंटिटी होती है रिलेशनशिप में, उसको हम सुपर क्लास बोल देते हैं। अब एक सुपर क्लास की एक से ज्यादा सब क्लासेस हो सकती है, यानी वो सब क्लास की एंटिटी टाइप्स हैं उनकी एक सुपर क्लास हो सकती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ इन्होंने, शेप है सुपर क्लास। अब इसको सब ग्रुप में अलग अलग डिवाइड कर दिया, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल। तो सुपर क्लास हमारी क्या होगी, शेप, उसकी सब क्लासेस बना दी स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल। मैं आपको डायग्राम ही दिखाती हूँ, इसी से कर लेते हैं डायरेक्ट। डायग्राम है ना क्लियर? ये अब शेप बनाई है, ये हमारी एक मेन एंटिटी है शेप। अब इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ एक होंगे एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, अब उसमें हमने ड्राइव क्लास और बना दी आगे, स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल। तो शेप जो है ये हमारी सुपर क्लास है, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल जो है ये हमारी सब क्लासेस है। अब इसको ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपकी जो सुपर क्लास है वो शेप, उसको तो ऐसे ही बीच में ये डी का जो सिंबल है, बीच में एक सर्कल और डी सिंबल लिखते हैं। डी की जगह ओ भी यूज होता है कई जगह पे, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं। आगे जब करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको यहाँ पे डी लिखना है या ओ लिखना है। वो नोटेशन के अकॉर्डिंग होता है कि वो डिपेंड किस पे करता है कि आपका कितना डाटा इन क्लासेस में आ रहा है, सब में अलग अलग डाटा जा रहा है या सब में कॉमन डाटा जा रहा है, कुछ ऐसे। उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डी और ओ लिखना होता है डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग के लिए। ये कंस्ट्रेंट में आगे क्लियर हो जाएगा, पर नोटेशन है कि यहाँ पे सर्कल तो आएगा ही आएगा, उसमें एक लेटर आएगा। अब वो लेटर डी होगा या ओ होगा, वो हमारे कंस्ट्रेंट्स पे डिपेंड करता है कि सुपर क्लास का जो डाटा है वो सब क्लासेस में कैसे जा रहा है। अब हमने जो क्लासेस बनाई हैं सुपर क्लास और सब क्लास, इसका जो रिलेशनशिप होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, सुपर क्लास ऑब्लिक सब क्लास रिलेशनशिप। जो आर्टिकल नोटेशन आएगी इसकी राइटिंग में आप लिखोगे कैसे इनके रिलेशनशिप को, सुपर क्लास ऑब्लिक सब क्लास रिलेशनशिप। और ईआर डायग्राम में आप शो ऐसे करोगे उसे, शेप बनाई, बीच में एक सर्कल बना के जितनी भी उसकी सब क्लासेस है उनको हमने कनेक्ट करवा दिया सुपर क्लास से। अब सुपर क्लास में जो भी डाटा है, ठीक है, अब वो सब क्लासेस में हो सकता है कि शेप के अंदर तो जो है हमारा जितनी भी एंटिटीज हमने स्टोर करवाई हैं, अब जितने एट्रीब्यूट्स इस शेप के हैं वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स स्क्वायर भी इनहेरिट करेगा, सर्कल भी इनहेरिट करेगा, ट्रायंगल भी इनहेरिट करेगा। यानी जो टेबल की जो स्ट्रक्चर होगी एंटिटी में, जितने एट्रीब्यूट्स हमने सुपर क्लास के दिए हैं वो स्क्वायर के पास भी आएंगे, सर्कल के पास भी आएंगे, ट्रायंगल के पास भी आएंगे। यानी जो इसके एट्रीब्यूट्स है वो कॉमन है सबके अंदर। उनके अलावा स्क्वायर के अपने एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, सर्कल के अपने एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, ट्रायंगल के भी अपने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो जो इन सब क्लासेस के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम लोकल एट्रीब्यूट्स बोल देते हैं। ठीक है, बाकी जो सुपर क्लास से आ रहे हैं वो तो है कि मेन एट्रीब्यूट्स है जो इनहेरिट कर रहे हैं वो। इनके अलावा सब क्लासेस के अपने अलग से डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, वो इनके लोकल एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्लियर? तो सुपर क्लास और सब क्लास में रिलेशनशिप को हम ये ओब्लिक करके शो करते हैं। जो आप रिलेशनशिप मेंशन करोगे, लिखोगे थ्योरी में कि सुपर क्लास आपका ओब्लिक सब क्लास रिलेशनशिप है ये, और ये ऐसे शो हो रहा है। ठीक है, क्लास और सुपर क्लास और सब क्लास तो हो गई क्लियर। नॉर्मली जो रिप्रेजेंट करते हैं सेम ऐसे ही है। अब आपका इसमें जो डाटा जो होता है, मान लो आप किसी सब क्लास में एंटिटी में डाटा डाल रहे हो, इंसर्ट करवा रहे हो, स्क्वायर में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहे हो, तो जो सब क्लासेस में जो हम डाटा इंसर्ट करवा रहे हैं वो आपका सुपर क्लास में होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब जो सुपर क्लास में जो डाटा है हमारा, मान लो टेबल का शेप है, इसके अंदर मैंने 10 रिकॉर्ड्स डाल रखे हैं टेबल के अंदर। अब वो 10 रिकॉर्ड्स
जो है एट्रीब्यूट्स तो सबके पास आए हैं, शेप के सारे एट्रीब्यूट्स इनके पास आए हैं, और जो इसके शेप के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो हमने डाटा स्टोर किया हुआ है टेबल के अंदर 10 रिकॉर्ड्स हैं। अब उनमें से जरूरी नहीं है कि वो 10 के 10 आपके स्क्वायर के पास हो या सर्कल के पास हो, ट्रायंगल के पास हो सकता है जो शेप के अंदर हमने स्क्वायर वाले रिकॉर्ड्स हैं वो स्क्वायर के पास आ जाएंगे, सर्कल वाले रिकॉर्ड्स हैं वो सर्कल के पास आएंगे, ट्रायंगल वाले रिकॉर्ड्स हैं वो ट्रायंगल सब क्लास में जाएंगे। ठीक है, तो अब स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल यानी कोई शेप है वो या तो स्क्वायर होगी या वो सर्कल होगी या ट्रायंगल होगी। तो शेप के जो डाटा है, जो स्क्वायर वाला डाटा है वो स्क्वायर में जा रहा है, सर्कल वाला डाटा सर्कल सब क्लास के पास है, ट्रायंगल वाला ट्रायंगल के पास है। तो इन तीनों सब क्लासेस में जो डाटा है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, अब स्क्वायर के अंदर सर्कल का डाटा नहीं होगा, सर्कल के अंदर स्क्वायर वाला डाटा नहीं होगा, ट्रायंगल के अंदर सर्कल या स्क्वायर इनमें से कोई डाटा नहीं होगा। तो जो डाटा मीन्स कि आप समझ रहे हो, जो मैं रिकॉर्ड्स की बात कर रही हूँ, टेबल के अंदर जो हम रिकॉर्ड्स एंटर करवाते हैं, मान लो किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर करवाए तो एम्प्लॉय के नेम्स आ रहे हैं, ऐसे ही शेप जो मेरी सुपर क्लास है इसमें तो जो डाटा है जो इन तीनों टेबल्स में होगा, स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल, वो डाटा आपका सुपर क्लास में तो होगा ही होगा, होना ही होना है। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट होते हैं एक तरह से, कि ऐसा नहीं है कि आपने ट्रायंगल में कोई न्यू एंट्री कर दी उसका रिकॉर्ड आपने शेप में गया ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली शेप में भी जाएगा ही जाएगा। अगर शेप में है वो डाटा तभी वो ट्रायंगल में एंट्री हो पाएगी। क्लियर? तो अब जो स्क्वायर सर्कल और ट्रायंगल है इन तीनों में जो डाटा है वो आपस में तो रिलेटेड होगा नहीं, क्योंकि जो स्क्वायर शेप है उसका डाटा स्क्वायर में होगा, सर्कल शेप का डाटा सर्कल में होगा, ट्रायंगल का। तो इन तीनों सब क्लासेस में जो डाटा है शेप टेबल से जो आया है वो डिस्टिंक्ट आया है, अलग अलग है। तो इसीलिए यहाँ पे डी वर्ड यूज किया हुआ है कि इन तीनों सब क्लासेस में शेप का जो डाटा गया है वो सब में अलग अलग गया है। मान लो इसमें 10 रिकॉर्ड्स थे तो उसमें से जो 2 रिकॉर्ड स्क्वायर के पास आ गए, 3 आपके इसके पास आ गए, 5 ट्रायंगल के पास आ गए, 3 सर्कल के पास, 5 ट्रायंगल के पास आए हैं। ठीक है, जो जो 2 रिकॉर्ड स्क्वायर के पास आए हैं वो डिफरेंट है सर्कल और ट्रायंगल से, तो यानी वो डिस्टिंक्ट डाटा इनके पास गया है अलग अलग। इसीलिए यहाँ पे जो डी लिखा है वो डी वर्ड यूज हुआ है। अगर कुछ डाटा शेप का जो स्क्वायर और सर्कल दोनों में कॉमन होता, यानी वो ओवरलैप कर रहा होता, स्क्वायर में भी है सर्कल में भी है, तो हम यहाँ पे ओ लिखते, वर्ड सर्कल के अंदर ओ वर्ड लिखते हैं। ठीक है, तो डी और ओ लेटर लिखना है आपको। सिंपल जो रिप्रेजेंट करना है सुपर क्लास से सब क्लास में डायग्रामेटिकली आप ऐसे ही शो करोगे कि सब सुपर क्लास से सब क्लास में डिफाइन हो रहा है, सर्कल से आगे जितनी भी सब क्लासेस बनी है उनको कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा सुपर क्लास से सब क्लास का कंसेप्ट ऐड हो जाता है। ठीक है, तो एक सुपर क्लास की आपकी एक 3 या 2 या 3 4 जितनी भी है सब क्लासेस ज्यादा हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा सब क्लासेस भी हो सकती है, पर उनको कनेक्ट ऐसे ही करना है। और जो इनकी सब क्लासेस बनती है वो किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे बनेंगी, उसको हम जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन बोलते हैं आगे। ये सुपर क्लास और सब क्लास का कंसेप्ट तो हुआ क्या क्लियर? यस मैम। कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, क्योंकि जो डाटा है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट जो है डी वर्ड यूज हुआ, इट मीन इन सब में डिस्टिंक्ट डाटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आती है आपकी स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन जो है और जर्नलाइजेशन दोनों ही आपका एक तरह से सब क्लास और सुपर क्लास की तरह ही है। अब अगर हमने कोई सुपर क्लास बना रखी है, उसको कोई एंटिटी है, जैसे आपकी सुपर क्लास एंटिटी है या कोई भी एंटिटी है, उसको मैं किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उसकी आगे और सब क्लास बना दूं, तो वो होती है हमारी स्पेशलाइजेशन। यानी आप किसी एक एंटिटी है, उस एंटिटी ग्रुप ऑफ एंटिटी है एंटिटी, उसको आप नीचे सब ग्रुप्स में और डिवाइड कर रहे हो, तो उसको हम स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। यानी किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे आपने फर्दर और डिवाइड कर दिया, तो वो हो जाती है हमारी स्पेशलाइजेशन। ठीक है, जैसे कोई एक व्हीकल नाम से हमने कुछ बनाया और उसकी 2 एंटिटी और बना दी, कार और ट्रक अलग अलग से बना दी, उसको हमने डिवाइड कर दिया नीचे, तो ये हमारी डायग्राम ही दिखाती हूँ इसका भी मैं। जैसे ये है एम्प्लॉय, अब कोई एम्प्लॉय हमारी एंटिटी है। जब नॉर्मली एम्प्लॉय का अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे तो एम्प्लॉय टेबल में क्या रिकॉर्ड एट्रीब्यूट स्टोर करवाओगे आप? एम्प्लॉय का नेम, उसका एसएसएन नंबर, कुछ भी जो है एड्रेस, एज, इस टाइप की इंफॉर्मेशन हम स्टोर करवा देते हैं एम्प्लॉय की। ठीक है, अब वो एम्प्लॉय जो है
किसी कंपनी में काम कर रहा है, अब कंपनी का जो डाटा है उसके जितने भी कोई भी है, चाहे वो कोई डेवलपर है, कोई टेस्टर है, कोई और है, आपका HR मैनेजर का है, या कुछ भी डिपार्टमेंट का, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं, पर अब पूरी कंपनी के लिए तो वो एम्प्लॉई है ना, चाहे उनके आगे हेड ऑफिस, उनके ऑफिस अलग अलग हो। तो अब उसमें एम्प्लॉय में इन्होंने आपकी जो एक मेन एंटिटी है उसको एक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका जो जिस टाइप का उसका वर्क है उसके बेस पे उन्होंने दो इसकी और बना दी, इसी एंटिटी को दो, एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे दो एंटिटीज में और डिवाइड कर दिया, सब एंटिटीज बना दी उनकी। तो ये होती है स्पेशलाइजेशन, यानी आपकी कोई एक एंटिटी है, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे एक मेन एंटिटी को उसकी सब एंटिटीज में आप डिवाइड कर रहे हो, तो वो हो जाती है स्पेशलाइजेशन। ठीक है, और इसकी अप्रोच जो होती है वो हमारी टॉप डाउन अप्रोच होती है, यानी पहले आपने मेन एंटिटी ली, उसको आपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे कुछ एम्प्लॉय जो आपके डेवलपर हैं, कुछ टेस्टर है, ये तो था उनकी जॉब के हिसाब से। अगर मैं उनकी सैलरी के हिसाब से उनको कैटेगराइज कर दूं एम्प्लॉय को, कि कुछ एम्प्लॉयज जो हैं वो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं और कुछ एम्प्लॉयज आवरली बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, हैं तो वो कंपनी के एम्प्लॉय, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हमने उनकी पे स्केल के अकॉर्डिंग उनको हम किस टाइप से पे कर रहे हैं, तो मैंने उसकी दो एंटिटीज और बना दी, एम्प्लॉय में आवरली एम्प्लॉयज हो गए या फिर सैलरीड एम्प्लॉयज हो गए, तो मैंने उनकी दो सब क्लासेस और बना दी एंटिटीज जो है। तो उनको स्पेशलाइजेशन बोलते हैं, कि किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे आप उसको आगे फर्दर डिवाइड कर देते हो एंटिटी को, तो वो होती है स्पेशलाइजेशन। और ये हमारी टॉप डाउन अप्रोच होती है, आगे इसमें लिखा भी हुआ है। और एक तरह से ये जो है आपका देखने में तो आपका, इस पर हम ये भी बोल सकते हैं कि आपकी सुपर क्लास होगी, आगे हमने इसके सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक तरह से देखने में दिखने में ऐसे ही लग रहा है, पर ये जो स्पेशलाइजेशन होता है इसमें जब रिप्रेजेंट करवाते हो उसका साइन जो है, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने तो बोल दिया इज ट्रायंगल करके शो कर दिया, तो जब आप ER डायग्राम में शो करते हो तो यहाँ पे एक सबसेट का सिंबल आ जाता है यू शेप में ऐसे, यहाँ पे जिस भी रिलेशन में आएगा वो यहाँ पे यू शेप का सिंबल आ जाएगा यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसमें भी क्या है, जो एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स होंगे, अगर हमने उसकी सब एंटिटीज बनाई है तो एम्प्लॉय के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इसके पास भी आएंगे, डेवलपर के पास भी और टेस्टर के पास भी आएंगे। सेम सुपर क्लास और सब क्लास वाला कंसेप्ट है एक तरह से, पर यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो हम करते हैं वो आप किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे करते हो। ठीक है, आगे हमने किसी एंटिटी को सब एंटिटीज में और डिवाइड कर दिया, पर किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, तो वो होती है स्पेशलाइजेशन, और ये टॉप डाउन अप्रोच है। जर्नलाइजेशन जो होती है वो स्पेशलाइजेशन का रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा, यानी वो टॉप डाउन थी, ये होती है बॉटम अप। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आपका क्या रहता है कि वो ग्रुप ऑफ एंटिटीज हैं, मान लो ये टाइगर, लायन और एलिफेंट। अब ये तीनों के तीनों क्या है, एक एनिमल है, तीनों के तीनों एनिमल्स हैं, तो आपके पास तीन एंटिटीज थी अलग अलग, टाइगर, लायन और एलिफेंट, उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन थी, उनको आपने कंबाइन करके एक एंटिटी बना दी, वो होती है जर्नलाइजेशन। तो ये रिवर्स प्रोसेस है स्पेशलाइजेशन का, तो इसको हम बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। नॉर्मली जो ER डायग्राम जब बनेगा वहां पे ना तो कोई ऐसे एरो मार्क होंगे लिए हुए, या ना ही कुछ और सिंबल होगा, तो आप जब डायग्राम देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ इसमें जर्नलाइजेशन है या स्पेशलाइजेशन है। नॉर्मली जो ER डायग्राम में यूज करते हैं हम स्पेशलाइजेशन ही यूज करते हैं, क्योंकि सब क्लासेस, सुपर क्लासेस और सब क्लासेस का कंसेप्ट आता है उसमें, तो नॉर्मली ऐसे यूज होती है। अगर उसको रिप्रेजेंट करवाना होता है कि आपने ये जर्नलाइजेशन बनाई है या स्पेशलाइजेशन बनाई है, तो ये एरो जो यहाँ लगा हुआ है ना, ये एरो मार्क इंडिकेट करता है। अगर एरो बॉटम अप से ऊपर की तरफ है, जो ये साइन है, ये वाला, यही वाला है, तो इट मींस ये आपकी जर्नलाइजेशन है। आप डबल ER डायग्राम जब बनाओगे तो उसमें देखोगे कि हाँ अगर आपने जर्नलाइजेशन का कंसेप्ट यूज किया तो आपको ये एरो मार्क ऊपर करना है अपवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूज करते हो, ये आपकी स्पेशलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है कुछ भी नहीं, सिर्फ सेम सुपर क्लास और सब क्लास वाला ही कंसेप्ट है कि आपकी एक क्लास को आपने फर्दर डिवाइड कर दिया, इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर कर रहे हैं, तो वो हमारी स्पेशलाइजेशन और जर्नलाइजेशन बन जाती है। ठीक है,
एक जैसी थी, आपको लग रही होंगी कि हाँ सारा एक जैसा ही कंसेप्ट है कि सब क्लास है, और सेम प्रॉपर्टी भी इनकी वो सेम ही है कि अगर आपकी जो मेन एनिमल की है एट्रीब्यूट्स हैं, अब इनमें जो है टाइगर, लायन, एलिफेंट, तीन आपकी वो थी एंटिटीज थी। अब इन तीनों एंटिटीज में कुछ एक एट्रीब्यूट्स कॉमन होंगे, दो एट्रीब्यूट्स कॉमन होंगे, वो कॉमन एट्रीब्यूट्स हमने एनिमल एक एंटिटी बनाई उसमें डाल दिए, और बाकी जो एट्रीब्यूट्स इन तीनों एंटिटीज के डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स थे, वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इनके पास अलग अलग हो जाएंगे, तो वो इनके लोकल एट्रीब्यूट्स हो गए, और ये हमारे मेन एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे एम्प्लॉय वाले। कोई चैट पे कुछ बोल रहा है क्या? अच्छा, 40 सेकेंड्स बचे हैं क्या? मैं एक मिनट अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लूं। चलो फिर ये आगे जर्नलाइजेशन का जो ये है स्पेशलाइजेशन और जर्नलाइजेशन, कैटेगरी और यूनियन, फिर मैं आपको कल स्टार्ट करवाती हूँ, कल बताती हूँ। थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें भी, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डायग्राम के थ्रू हम करेंगे, ज्यादा क्लियर होएगा। ये सारे होने के बाद एक मेन डायग्राम आएगा, इसमें